जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे सवालात अभी भी मौजूद हैं ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, ख़ास तौर पे इंसुलिन के हवाले से। जो मरीज़ इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अहम सवालात हैं। अच्छा डॉक्टर साइमा, आप मुझे बताएं कि जैसे ज़ायबिटीज़ के मरीज़, उनको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, उन्होंने चेक किया लेकिन इतना ज़्यादा यूरिनेशन भी उनका नहीं है, लेकिन और वो इंसुलिन पे हैं, ख़ास तौर पे मैं इंसुलिन के पेशेंट की बात करूँगी, तो क्या वो रोज़े में इंसुलिन लगा सकते हैं? क्योंकि अमूमन लोग सोचते हैं कि शायद इंसुलिन इंजेक्शन है और वो लगाया और रोज़ा टूट गया। तो क्या इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं? एक सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल, अगर उन्होंने इंसुलिन लगाई और रोज़े से 1 घंटे कबल उनको लगा कि शायद उनकी शुगर जो है वो लो हो गई है, उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए? और दूसरा कुछ लोग रोज़ा खोलने से पहले उनको इंसुलिन लगानी होती है, वो कितना अहम है कि उनको शुगर टेस्ट करें और उसके हिसाब से यूनिट अपने देखें? ये थोड़ा-सा हमें बताएं। अच्छा, बिल्कुल सही। देखिए, अगर किसी की शुगर रोज़े की हालत में बढ़ रही है, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि 70 और 300 का मैजिक नंबर याद रखना है, तो अगर 300 से ऊपर हो गई है तो आइडियली रोज़े को खोल देना चाहिए। एक चीज़ और डिस्कस करते चलें कि जो रोज़ा तोड़ा जा रहा है या जो रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है, इसके बदले 60 रोज़ों का कुफ़ारा नहीं है, सिर्फ एक रोज़े की क़ज़ा पूरी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये वाला नहीं है कि 60 रोज़े आपको पूरे करने पड़ेंगे, एक रोज़ा आपने रखना पड़ेगा। अगर कोई फिर भी चाहता है कि नहीं मुझे कोई मतलब कोई यूरिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लग रही है, शुगर चेक की तो शुगर बड़ी भी आ रही है, वो चाह रहे हैं, तो रोज़े की हालत में इंसुलिन लगाई जा सकती है। इससे रोज़े की सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा टूटता नहीं है। अच्छा, वो मरीज़ जो आपने कहा कि जो ऑलरेडी इंसुलिन के ऊपर है और इंसुलिन लगा रहे हैं, इंसुलिन की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। कोई इंसुलिन सिर्फ रात में लगाने की होती है, कोई दिन में 2 दफ़ा लगाने की होती है, कोई खाने से पहले लगाने की होती है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मरीज़ वो इंसुलिन लगा रहा है जो डॉक्टर ने उसको बताई है और वो उसने खाने से आधा घंटा पहले लगानी है, तो उससे पहले तो ज़रा मगरिब के टाइम पे रोज़ा खोल लिया जाता है, तो उसको रोज़े की हालत में क्या वो लगा सकते हैं? जी, बिल्कुल वो लगा सकते हैं। अगर उनको डॉक्टर ने आधे घंटे पहले वाली इंसुलिन दी हुई है, जो मिक्सचर्स होते हैं, तो उन्होंने आधा घंटा पहले इंसुलिन लगाई, यानी कि रोज़े की हालत में इंसुलिन लगाई और उसके आधे घंटे बाद इफ्तार कर लिया। मगर ये ख्याल रहे कि बहुत देर पहले ना लगा लें। अगर वो आधा घंटा पहले लगाने की थी तो पहले लगाएँ, 10 मिनट पहले आएँ, 10 मिनट पहले लगाएँ, और फ़ौरन लगाने की तो फ़ौरन लगाएँ, क्योंकि ऐसा ना हो अगर पहले लगा ली तो फिर शुगर लो ना हो जाए कहीं, तो उसको टाइम के हिसाब से रखना है। जो तीसरा सवाल आपने किया था कि अगर शुगर लो हो जाए, इंसुलिन लगा ली है या शुगर लो हो रही है, तो ज़ाहिर है कि 70 वाला आपने नंबर याद रखना है। अगर बहुत करीब है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर देखें 70 से कम होना शुरू हो गई तो रोज़ा आपको इफ्तार कर लेना है, क्योंकि देखें सबसे पहला जो हुक्म है इस्लाम में वो आपकी जान बचाने का है। सेफ्टी होगी तो आपके बाकी भी अमाल चलेंगे, अगर आपकी जान को ख़तरा है तो फिर वो इबादत काउंट नहीं होगी। सही। अच्छा, आपने जैसे इंसुलिन का बताया कि रोज़े से कबल कितना ज़रूरी है कि जो रोज़े से कबल इंसुलिन लगाई जा रही है, रोज़े से कबल इंसुलिन लगाने से पहले शुगर टेस्ट करना कितना ज़रूरी है? अच्छा, देखिए, शुगर तो चेक जैसे हमने कहा था कि एटलीस्ट 3 दफ़ा तो करनी करनी। उसमें एक दफ़ा सहर थी, एक दफ़ा 12-1 बजे थी और एक दफ़ा इफ्तार से पहले थी। तो 3 टाइम तो लाज़मी कोशिश करके करनी करनी है, आइडियली 7 टाइम्स है। जो रोज़े से पहले आप इफ्तार से बिल्कुल पहले करेंगे तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी शुगर कैसी चल रही है और फिर आपके लिए इंसुलिन लगाना भी आसान हो जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जो इंसुलिन हम उस वक्त लगा रहे हैं, इफ्तार से पहले वाली जो इंसुलिन लग रही है, जो कि आपकी 2 डबल मिक्सचर यानी कि 2 दफ़ा इंसुलिन लग रही है, तो वो आपके खाने के बाद वाली शुगर को कंट्रोल करेगी। ठीक है, यानी कि वो आधे घंटे बाद काम करना शुरू करेगी। शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, इंसुलिन की तरतीब रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बगैर शुगर चेक करे कुछ अंदाज़ा नहीं होगा कि शुगर्स चल कैसी रही हैं और उसकी डोज़ को एडजस्ट कैसे करना है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि डॉक्टर से कांटेक्ट रखना कितना ज़रूरी है, तो शुगर चेक होंगी तो ये मालूम होगा, फिर डॉक्टर के साथ आप उसको अपने इंसुलिन को एडजस्ट कर सकते हैं कि क्या इंसुलिन बढ़ाने की ज़रूरत है या इंसुलिन घटाने की ज़रूरत है। तो ये भी आपको शुगर चेक करने से ही पता चलेगा, अदरवाइज़ मालूम नहीं होगा। ख़ासतौर पे मैं प्रेग्नेंट वुमेन की बात करूँगी और मैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की भी बात करूँगी, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है डायबिटीज़। वो मरीज़ ज़्यादातर उनको हुई प्रेगनेंसी के दौरान है, कितना ज़रूरी है उनकी एहतियात ख़ास तौर पे, क्योंकि उनको तो पहले डायबिटीज़ थी ही नहीं, वो तो अभी नई-नई अवेयर हुई कि हमें डायबिटीज़ हो गई। उन ख़वातीन के हवाले से हमें बताएं कि कितना अहम है उनके लिए रोज़ा, वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं, और उनके लिए
तमाम चीज़ें मैनेज करना कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल, जो जीडीएम की बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, तो देखें जो बेबी शुगर जिसे कहा जाता है ज़ाहिर है प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि बेबी शुगर सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही नहीं रहती। आमतौर पे प्रेगनेंसी के एंड पे डिलीवरी तक ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसी ख़वातीन को बाद में शुगर होने का ख़तरा आम ख़वातीन से कहीं ज़्यादा होता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये बात ख्याल रखें कि ये नहीं है कि बस प्रेगनेंसी ख़त्म हुई तो एहतियात ख़त्म हो गई, नहीं, ये एहतियात उन्होंने ज़िंदगी भर करनी है और इसके साथ साथ उनके बेबी को भी ख़तरा रहता है। ठीक है, तो रमज़ान की जहाँ तक हम बात करते हैं, रमज़ान पे फोकस रखें। तो अगर वो ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ और जीडीएम से प्रेगनेंसी वाली शुगर जिनको हुई है और वो डाइट पे खाली कंट्रोल है, तो डाइट पे कंट्रोल वाले मॉनिटरिंग के साथ रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर वो ख़वातीन जो कि इंसुलिन के ऊपर हैं, जिनकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही हैं, टारगेट पे नहीं है, उनके लिए रोज़े को ना रखना बेहतर है। वो डिलीवरी के बाद अपने रोज़े की क़ज़ा पूरी कर लें। एक और अहम सवाल आपसे मैं करूँगी, दवाइयाँ ज़ाहिर सी बात है एडजस्ट होती हैं रमज़ान में, कितना अहम है जिनको ख़ास तौर पे महसूस करने की सलाहियत उनकी ख़त्म हो गई, ख़ास तौर पे पैरों में महसूस करने की सलाहियत नहीं है या हाथों में महसूस करने की सलाहियत नहीं, उनको अगर उनको खुदा न खासा हार्ट अटैक भी हो रहा है उनको समझ नहीं आता, मतलब उनको ज़्यादातर तकलीफ़ महसूस करने की सलाहियत ही नहीं है, उनके लिए कितना अहम है ज़ायबिटीज़ का मैनेज करना? और ज़्यादातर उनकी हाई ही रहती है उनकी शुगर अमूमन, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात हमें बताइए। अच्छा देखिए, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन नसों की होती है जिसको न्यूरोपैथी कहा जाता है, और किडनी की हमने बात की वो नेफ्रोपैथी होती है, और हार्ट अटैक मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन वगैरह में आता है। तो वो जो हमने रिस्क असेसमेंट की बात की थी ना, तो वो शुरू में ही अगर आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं तो आपका रिस्क ऑलरेडी हाई हो जाता है, आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि आप रोज़ा कोशिश करके ना रखें, ठीक है। तो लेकिन ये कि अगर वो रोज़ा रखना चाह रहे हैं और फिर भी वो कहते हैं कि हम रोज़ा रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर हमारी शुगर बेहतर रहती है, तो उनको उमूमन मैं ये एडवाइस करती हूँ कि आप शुरू के 1-2 रोज़े रख के आप मेरे पास आ जाएं अपनी शुगर मॉनिटरिंग के साथ, तो हम देख लें, क्योंकि वो जो रिस्क असेसमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है दोबारा रोज़े रखने के बाद, कि उनकी शुगर्स कितनी लो कितनी हाई हो रही हैं और उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मसला है कि ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों में हार्ट अटैक की भी जैसे अलामात नहीं होती, बहुत दफ़ा साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसमें ये सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं है, ये वैसे भी ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कि अगर उनको दिल में दर्द नहीं है, यानी सीने में दर्द की शिकायत नहीं है, लेकिन जैसे उनको घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको कोशिश करके फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए और वहाँ उनका ईसीजी और जो हार्ट अटैक के लिए देखने चाहिए चीज़ें। कभी कभार सिर्फ मैदे की तकलीफ़ की अलामत के साथ भी ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों को वो भी हार्ट की अलामत हो सकती है, जो कि सिर्फ मैदे की तकलीफ़ के साथ, जलन के साथ या मैदे में दर्द के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं और पीछे हार्ट अटैक उनको हो रहा होता है जिसकी वजह से। और कभी कभार सिर्फ पसीने आते हैं और आपको इस तरह की फ़ीलिंग आती है, वही वाली बात है कि थोड़ा सा अनवेल सी फीलिंग है। तो ऐसी कोई सूरत हो तो आपने फ़ौरन कोशिश करके हॉस्पिटल अपनी शुगर भी ज़रूर चेक कर लें और हॉस्पिटल फ़ौरी तौर पे पहुंच जाएं। जहाँ तक पैरों के सुन्न होने की या हाथों के सुन्न होने की बात है, तो उन मरीज़ों को कुछ हम दवाएं देते हैं जिसके साथ ये वाली कैफियत थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो पैरों की हिफाजत जो हम समझाते हैं कि आपने ये ख्याल करना है कि आपको कहीं चोट ना लगे, आपने जूते इस तरह के पहनने हैं कि जिस पे चोट लगने का रिस्क कम हो। सुबह आपने जूते ज़रूर चेक करके पहनने हैं कि उसमें कोई कील या कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे ज़ख़म बन जाए। दैन आपने रोज़ाना अपने पैरों का मुआयना करना है। अगर आप खुद प्रॉपर्ली नहीं देख सकते तो पैरों के नीचे एक आईना रख के देखें कि पीछे कहीं कोई ज़ख़म तो नहीं है। उंगलियों के बीच में ज़रूर चेक करें कि कहीं कोई ज़ख़म तो नहीं है। अपने पैरों का बहुत ज़्यादा खुश्क ना होने दें, कोई भी मॉइस्चराइज़र यानी वो लगाएं रोज़ाना, क्रीम वगैरह, ताकि पैर आपके ठीक रहें। तो ये जो सारी केयर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉक्स अगर आप पहनते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि वो देखें बहुत पसीना ना हो, उसका रेगुलरली उसको वॉश करें और ये वाली सारी चीज़ें। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पैरों की हिफाजत है ये आपने वैसे भी करनी है और आपने रमज़ान में भी करनी है, ये अहम है, ताकि आपने ये ध्यान रखना है कि कोई ज़ख़म ऐसा तो नहीं बन रहा जो आपने देखा नहीं, आपको पता ना चला, क्योंकि बहुत दफ़ा चोट लगती है लोगों को पता नहीं चलता और जब पता चलता है तो ज़ख़म बहुत हद तक ख़राब हो चुका होता है। तो ये तो वो जनरल नॉलेज है जो डायबिटीज़ के मरीज़ को हम देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। हाइपरटेंशन की बात करेंगे हम, डायबिटीज़ भी है और वो हाइपरटेंसिव भी है पेशेंट,
उसका कितना ज़रूरी है रोज़े में उसको मैनेज करना? ज़ाहिर सी बात है उसको डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी खानी हैं, उसने हाइपरटेंशन की दवाइयाँ भी खानी हैं। अगर उसका बीपी शूट कर जाता है रोज़े की हालत में, किस तरह मैनेज करेंगे दोनों चीज़ें? अच्छा देखिए, हम आमतौर पे जो डायबिटीज़ है उसके साथ 50% मरीज़ों को ब्लड प्रेशर साथ साथ होता ही है, यानी कि उनको हाइपरटेंशन या फिर शारीरिक खून जिसे कहते हैं वो होता ही है। तो वो ज़्यादा शुगर की दवाएं भी खा रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा भी खा रहे होते हैं। इसीलिए जो प्री रमज़ान विज़िट की जो हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले ही जो विज़िट करने के आपने अपना रिस्क असेसमेंट भी करवाना था, एजुकेशन भी लेनी थी। उसी एजुकेशन का एक पार्ट होता है दवाओं की एडजस्टमेंट। तो जो ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, आम तौर पे हम क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाओं को जिनका कंट्रोल चल रहा है उनको हम रात में कर देते हैं, इफ्तार के टाइम पे कर देते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर की दवा जो सुबह में थी उसको हम शाम में इफ्तार के टाइम कर देते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करने को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि दिन भर में पानी का इंटेक नहीं होता रोज़े की हालत में, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। और कुछ दवाएं थी जो कि पेशाब आवर, जिसको हम डायूरेटिक कहते हैं, जो कि पेशाब के ज़रिए थोड़ा सा पानी को कम करती हैं, उससे भी डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो वो लोग जिनका वेल कंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है, रमज़ान से पहले जब हमने उनको असेस किया तो हम उनकी दवाओं को एडजस्ट कर देते हैं। अगर ज़रूरत होती है तो हम उनको डोज कम कर देते हैं, और अगर ज़रूरत उतनी ही दवा की तो उसका टाइम चेंज कर देते हैं, यानी कि हम उसको आमतौर पे रात में शिफ्ट कर देते हैं, इफ्तार के टाइम कर देते हैं। तो अगर इफ्तार के टाइम पे उनको डायूरेसिस होती है, यानी कि यूरिन ज़्यादा आता है, तो वो पानी पी के उसको कंपनसेट कर सकते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। अब जहाँ तक बात है कि अगर रोज़े की हालत में किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो देखिए रोज़े की हालत में क्योंकि ओरल दवा तो दी नहीं जा सकती, मुँह के ज़रिए तो हम कोई दवा नहीं दे सकते हैं, तो फिर उसके लिए ऑप्शन हो सकता है कि देखिए ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा कितना बढ़ा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई 180 से ऊपर पहुँच रहा है, तो ज़्यादा फिर उनको अस्पताल जाना ही है। फिर हो सकता है उनको दवा डॉक्टर देगा भी दवा भी, और फिर उनको रोज़े को खोलना पड़ जाएगा। अगर इतनी ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ रहा है जो कि अलामत भी ला रहा है, तब तो उनको रोज़े को होगा। अदरवाइज़ तो इसको रोज़े को इफ्तार कराने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम कहीं इफ्तार कर लीजिए, ऐसा नहीं है। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि अगर ब्लड प्रेशर रोज़ा बंदा कंटिन्यू भी करना चाहता है तो फिर इसके लिए कुछ IV ड्रग्स होती हैं, यानी कि वो नस के ज़रिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उनको मुँह से दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए फिर अगेन वही बात है कि रमज़ान से पहले ही अगर सब चीज़ें असेस करवा ली जाएँ, पहले ही ब्लड प्रेशर सब चीज़ें को कंट्रोल कर लिया जाए, तो आप सेफली रमज़ान में रोज़े रख सकेंगे। सही, कितना ज़रूरी है मॉनिटर करना रोज़े के दरमियान? देखिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि सुबह का ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो, दोनों सूरतें हाल ख़तरनाक हो सकती हैं, क्योंकि पानी की कमी भी हो रही होती है, तो ब्लड प्रेशर को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, थोड़ा सा पानी की कमी के हवाले से हमें बताएं। अमूमन लोग, हमने देखा है रमज़ान में पानी पे इतनी तवज्जो नहीं देते। कितने गिलास पानी पीना ज़रूरी है, और अगर डिहाइड्रेशन हो गई है उसके लिए क्या किया जाएगा? अच्छा देखिए, कितने ग्लास ये वेदर के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन आम तौर पे 8 ग्लास हम कहते हैं, मगर जैसे अगर थोड़ा वेदर ठंडा है तो 6 ग्लास 7 ग्लास भी ले सकते हैं। और अगर वही बात है कि अगर आपकी दवाएं ऐसी हैं जिससे आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है, तो आपने फिर पानी का इंटेक 7-8 ग्लास रखना ही रखना होता है, ठीक है। अच्छा, पानी बहुत अहम है, रोज़ों में भी बहुत ज़्यादा अहम है, जनरली आपकी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अहम है पानी का इंटेक। कुछ लोग कभी कभार ये कहते हैं कि हमें पानी का जायका नहीं पसंद या सादा पानी हमसे पिया नहीं जाता, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि आप उसमें थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, पुदीना वगैरह डाल सकते हैं, जो नेचुरल फ्लेवर्स हैं वो डाल सकते हैं, तो उससे एक अच्छा सा फ्लेवर्ड पानी बन जाता है, आप वो पी सकते हैं। लस्सी ले सकते हैं आमतौर पे। जो भी हमारे पास शुगरी ड्रिंक्स हैं, यानी जो कि आपकी जी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इसी तरह रूह अफ़ज़ा है, शरबत है, इवन फ्रेश फ्रूट के लोग जूसेस बना के लेते हैं और समझते हैं कि वो हेल्दी हैं, तो ये बहुत अहम है बताना कि डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए फ़्रेश फ्रूट का जूस भी हेल्दी नहीं है, ठीक है। कुदरत ने फ्रूट में फ़ाइबर रखा है और उसके साथ मिठास है, क्योंकि फ्रूट तो मीठा है ना, कुदरती मीठा है। तो जब हम फ़ाइबर को निकाल देते हैं और वो सिर्फ हम जूस लेते हैं, तो वो सिर्फ मीठा ड्रिंक हो जाता है, जिसकी अफादियत भी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो फ़ाइबर है वो निकल गया है, और वो फिर जो है शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो रूह अफ़ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपने इवन फ्रेश फ्रूट के जूसेस नहीं लेने। आप लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, इसके अलावा नींबू पानी वगैरह बना के ले लें, और जो भी इस तरह की हेल्दी ड्रिंक है वो आप ले सकते हैं। कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि पानी का इंटेक बनाएं।
पानी को ही अपनी मेन ड्रिंक बनाएं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अहम है और वो आपको हेल्प भी करेगी। और जो एकदम से अगर जो है ना वो ज़्याबितीज़ के मरीज़ जैसे इफ्तार करते हैं और एकदम से बहुत मीठा ले लेते हैं, उनका शुगर इंटेक अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एकदम से जो शुगर बढ़ेगी इफ्तार के बाद भी तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, उसके साथ उनको मैदे के भी मसाइल हो सकते हैं, उसके साथ उनको जो घबराहट, चक्कर और ये वाली चीज़ें जो हैं, या पेशाब का ज़्यादा आना या डिहाइड्रेशन होना, क्योंकि शुगर जब बहुत बढ़ेगी तो ये वाली चीज़ें फिर बढ़ सकती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि वो इस तरह से इफ्तार करें कि उनकी बहुत शुगर हाई ना हो, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं, जो हेल्दी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाएं। अच्छा, अब जहाँ तक डिहाइड्रेशन है कि किसी को रोज़े के दौरान हो रही है, तो अगर इतनी सीवियर डिहाइड्रेशन है कि आपको उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या आपको गुनूदगी सी महसूस हो रही है, तो आपने रोज़ा तोड़ देना है। ठीक है, ये अहम है। और अगर उससे भी तबीयत आपकी नहीं संभल रही तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेनली तो अगर डिहाइड्रेशन है तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है कि भाई कहीं और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही, किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कीटोएसिडोसिस वगैरह में तो नहीं जा रहे। ये हमें इवैल्यूएट करना है और हमें फिर आईवी हाइड्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कैफियत हो रही है तो बेहतर ये होता है कि आप जो है ना वो हॉस्पिटल चले जाएं। आम तौर पे जिस टाइम पे मरीज़ों को इस तरह की डिहाइड्रेशन हो रही होती है तो उनकी शुगर भी बहुत हाई होती है और आम तौर पे 300 से हाई हो रही होती है। तो अगर ऐसी कैफियत है तो बेहतर ये होता है कि आप हॉस्पिटल के ईआर चले जाएं, ताकि वो फिर आपकी डिहाइड्रेशन को भी कभी कभार फ्लूइड देने से ही शुगर नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अहम है कि उस वक्त उनको आईवी फ्लूइड्स दिए जाएँ। सही। अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताएं कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की। अगर रोज़ों के दौरान एहतियाती कर ली है उन्होंने खाने पीने में, कितनी नुकसानदेह है हाइपरग्लाइसीमिया की अगर हम बात करें? अगर हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, ख़ासतौर पर रमज़ान फोकस होके, तो जो हाइपरग्लाइसीमिया की आपने बात की कि शुगर का बढ़ जाना, तो होगा क्या कि अगर बहुत ज़्यादा खाने में पीने में थोड़ी सी बेहतियात होगी, ख़ासतौर पर इफ्तार के टाइम में बहुत शुगरी ड्रिंक्स या वो हमने एक बात की वो ले लिया, शुगर ड्रिंक्स या वैसे भी शुगर कंटेंट ज़्यादा ले लिया और शुगर तेज़ी से बॉडी में बढ़ेंगी तो शुगर बढ़ जाएगी। शुगर बढ़ने की बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। उसमें अगर अक्यूट की बात करें, यानी कि जो फ़ौरन हो जाती हैं, तो जैसे डॉक्टर हम बताएं थे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क बढ़ जाता है कि खुदा न खासा किसी को अल्लाह न करे इतनी शुगर बढ़ जाए कि उसके जैसे में जहर फैल जाए, वो खुदा न खासा आईसीयू की नौबत, वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है खुदा न खासा एक्सट्रीम कंडीशन पर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इतनी नहीं बढ़ रही तब भी लेकिन शुगर बढ़ रही हैं, तो जो शुगर बढ़ रही होती हैं तो वो पूरे जिस्म को सर से लेकर पैर तक हर सेल को नुकसान पहुंचा रही होती है, क्योंकि वो ब्लड में बढ़ रही होती है। वो सेल के अंदर सेल उसको इस्तेमाल नहीं, यानी कि हमारी बॉडी उस शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, लेकिन वो खून में घूम रही होती हैं। तो जब वो खून में सर्कुलेट होंगी, यानी कि खून में घूमेंगी, तो वो जगह जगह नुकसान पहुंचा रही होती हैं। खुदा न खास्ता इसी की क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की जो हम बात कर रहे थे कि हमने कहा था हार्ट अटैक हो सकता है, पाँव सुन हो सकते हैं, आँख की बीनाई का मसला हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, खुदा न खास्ता स्ट्रोक हो सकता है, या हमने अल्सर की बात की पाँव के, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जिसे हम कहते हैं वो हो रहा होता है। तो ये तो उसकी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम खाली रमज़ान फोकस बात करें अक्यूट के हिसाब से, तो शुगर का जो मेन ख़तरा होता है हमारा दो होता है कि शुगर बढ़ ना जाए बहुत ज़्यादा, शुगर कम ना हो जाए, और डिहाइड्रेशन के साथ हमारे थ्रोम्बोसिस का, यानी कि खून का लोथड़ा जमा होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो, और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ख़तरा हमारा बढ़ जाता है कि अल्लाह न करे हार्ट अटैक किसी को ना हो जाए, खुदा न खास्ता कोई स्ट्रोक यानी कि फालिज ना हो जाए। तो ये पेचीदगियों का ख़तरा बढ़ जाता है। ये वैसे भी ख़तरा रहता है थ्रू आउट द ईयर ही रहेगा। रमज़ान में क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन भर फास्ट करते हैं और फिर इफ्तार में बैठ के अच्छी सी फीस्टिंग करते हैं, तो इस वजह से ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली इसको मैनेज करेंगे तो उनका ख़तरा मुनासिब रहेगा, जो वैसे भी पूरे साल ही रहता है। पॉजिटिवली बात करते हैं, कितना फ़ायदा होता है डायबिटीज़ के मरीज़ों को रोज़ा अगर वो सही मैनेज करके रख रहे हैं, ग़िज़ा कोई इस तरह की नहीं खा रहे, कितना फ़ायदा है? प्री डायबिटिक के लिए तो खैर बहुत ही फ़ायदा है, और अगर अभी आप डायबिटिक हुए 2 साल 3 साल हुए, कितना फ़ायदा है? और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो अगर रोज़ा सेफली रख सकते हैं और ग़िज़ा भी वो नॉर्मल ले रहे हैं, कितना फ़ायदा है आपको? बहुत फ़ायदा है, अगर मैं आपको एक जुमले में कहूँ, क्योंकि रमज़ान हमें ना एक डिसिप्लिन सिखाता है। ठीक है, जब हम इस तरह से रोज़ा रख रहे हैं, एक औकात है खाने पीने के, हर वक्त खाना पीना नहीं चल रहा, आप रोज़ा रख रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों में और भी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जितनी नेकियां कर सकें, दूसरों के भी काम आ सकें। तो रमज़ान एक वैसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारे पास आता है।
तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जैसे जिनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है या न्यूली डायग्नोस्ड है या बहुत अच्छा वेल कंट्रोल्ड भी है, या अगर ऐसा है कि इतना वेल कंट्रोल नहीं है लेकिन कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई मल्टीपल इंसुलिन्स की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों के लिए रोज़े बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने कंट्रोल कर रहे हैं अपने खाने पीने को, और फिर आप ये चूज़ करें कि आपने क्या खाना है, आया वो खाना आपकी डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। जब ये आप चॉइस इंटेलिजेंटली करते हैं, हेल्दी चॉइसेस आप करते हैं अपने लिए, सेलेक्ट हेल्दी फूड करते हैं, तो ये आपकी शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं तो आप उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको रोज़े में बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। अगर आपने सहरी में अच्छा प्रोटीन लिया है, इफ़्तार में भी बहुत हाई शुगरी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, आप एहतियात कर रहे हैं, हेल्दी फूड चॉइस कर रहे हैं, तो वो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। तो और मैं कहना ये चाहूँगी, आपके प्रोग्राम के तहत ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो रमज़ान में सारी एहतियात हम आपको भी समझाते हैं, आप ख़ुद भी प्लान करते हैं कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें करनी है, ये सिर्फ रमज़ान की हद तक महदूद ना रहे। इस एहतियात को आप बियॉन्ड दी रमज़ान भी कंटिन्यू करें। ये ना हो कि जैसे ईद आई और आपने बस सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी कि बस अब हमने रोज़े रख लिए और हमारी शुगर कंट्रोल हो गई और अब हम तो ये बहुत अहम है कि ये जो डिसिप्लिन रमज़ान हमारे अंदर लेकर आ जाता है, इस डिसिप्लिन को हम आगे भी अपनी लाइफ में कंटिन्यू करें, अपने गोल्स बनाएं कि भाई हमने जो वज़न, अच्छा रमज़ान बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेट को कम करने के लिए अगर हम अपनी डाइट का ख्याल करें, और ख़ास तौर पे अगर हम अपना कैलोरीज़ को काउंट करें और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें। तो कैलोरीज़ जब भी हम कम कर देते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वज़न अच्छा कम हो सकता है। तो वेट लूज़ करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर हो सकता है। तो हमारे क्योंकि हम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की तरफ से आपके पास आए हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने रमज़ान एंड न्यूट्रिशन के ऊपर एक बहुत अच्छा सा पैम्फलेट बनाया हुआ है, जो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप चाहें जनरल पब्लिक के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ग़िज़ा जो हम लेते हैं, यानी जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमारे खाने के हिसाब से क्या कैलोरीज़ हैं, और उसमें ना बड़ी अच्छा डाइट प्लान भी दिया हुआ है कि अगर आपने 1200 कैलोरीज़ प्लान कर रहे हैं लेने का या 1500 कैलोरीज़ प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं सहरी में लेने के लिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं अफ्तार में लेने के लिए। तो जो भी लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की वेबसाइट पे जाकर और ये डाइट प्लान आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपने क्या क्या चॉइसेस करनी है और किस तरह से। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो आप शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने आपने आगे भी इसको कंटिन्यू करना है। अब लास्ट में आपसे डॉक्टर साइमा मैसेज लेना चाहूँगी रमज़ान डायबिटीज़ के हवाले से। मैं एक चीज़ को बस ऐड करना चाहूँगी। तकरीबन मैं चीज़ डिस्कस की कि रमज़ान का जैसे हमने कहा कि वो नज़्म ज़ब्त में डिसिप्लिन सिखा रहा है, तो इसमें एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है नशे को क्विट करने का। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या किसी भी स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा हो कि रमज़ान के रोज़ों के दौरान में वो किसी किस्म का नशा नहीं कर रहे होते। अब वो चाहे पान हो, तंबाकू हो, गुटखा है, निस्वार है, जो भी मेन पूरी जो भी चीज़ें, वेपिंग है, जो भी चीज़ें, तो अगर वो उस दौरान में इतनी देर रुक सकते हैं तो बाद में भी रुक सकते हैं। तो ये रमज़ान का महीना हमें ये भी सिखा सकता है कि हमने किस तरह इसको कैरी ऑन करना है, किस तरह अपनी एडिक्शन को क्विट कर सकते हैं, और बाद में इसी हेल्दी लाइफ स्टाइल को, जो हमने हेल्दी चॉइसेस की बात की और मैं कहा कि पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की वेबसाइट पर न्यूट्रिशनल प्लान अवेलेबल है कि आपने क्या करना है, तो क्या वो हम सिर्फ रमज़ान के महीने में रखें या हमने उसको थ्रू आउट द ईयर रखना है। तो वो डिसिप्लिन हम सीख सकते हैं। स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि अगर रमज़ान में प्रॉपरली मॉनिटरिंग के साथ और कॉशन के साथ रोज़ा रखा जाए तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्दी है, और इवन हम सब लोगों के लिए बहुत हेल्दी है, प्रोवाइडेड कि हम इसको लेके मॉनिटरिंग भी करें और इसको डिसिप्लिन को आगे भी कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आऊँगी मैसेज के लिए। अच्छा, थैंक यू। मेरा मैसेज बस ये है कि ये जो हमने रमज़ान में डिसिप्लिन की बात की है, ये बहुत अहम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी कभार डायबिटीज़ के मरीज़ ऐसा सोचते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है कि हमने तो इतने साल रोज़ा रखा है और अब हम रोज़ा नहीं रख पा रहे। तो देखिए, ये बहुत अहम है कि अल्लाह ताला जो हमारा जो जिस्म है ये अल्लाह की अमानत है, हमें इसका ख्याल रखना है। सेहत बहुत 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 ज़्यादा अहम है,
ठीक है। तो अगर आप किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे और अगर ज़ायबिटीज़ की ही वजह से नहीं रख पा रहे तो हमें बुरा नहीं फ़ील करना चाहिए। रमज़ान सिर्फ रोज़ों का नाम नहीं है। रमज़ान एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपनी नेकियों को बढ़ा सकते हैं, हम दूसरे लोगों का ख्याल कर सकते हैं, हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारी जो अपनी पर्सनैलिटी की जो बुराइयां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी इबादत को बढ़ा सकते हैं, हम कुरान को बेहतर तरीके से समझने की भी कोशिश कर सकते हैं, लोगों को तबलीग भी कर सकते नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें। रमज़ान इबादत का महीना है मेनली। तो अगर किसी रीज़न से रोज़ा नहीं रख सकते तो प्लीज़ उसको बुरा ना फ़ील करें। आप ये देखें कि आप अपनी इस इबादत को किस किस तरीके से कर सकते हैं। आप जो अल्लाह को याद करना है और अल्लाह को पुकारना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सिर्फ़ रोज़ा इबादत नहीं है। तो बस ये मेरा एक मैसेज है। तो आपकी सेहत क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने सिर्फ अपने लिए भी नहीं सोचना, आप अपनी फैमिली के लिए भी सोचना है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ेंगे या आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो पीछे आपकी सारी फैमिली सफ़र करती है। तो प्लीज़ इसको सोचें कि किस तरह से हम इस रमज़ान अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, अपने इर्द गिर्द लोगों की लाइफ्स को बेहतर कर सकते हैं। इस पे फोकस करें बनिस्बत इसके कि सिर्फ रोज़ा रखें और हम समझें कि बस रोज़ा रख लिए तो रमज़ान हमने अच्छा गुजार लिया। तो ये अहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत अच्छे जवाबात। मुझे उम्मीद है कि लोगों को इससे अवेयरनेस मिलेगी। डॉक्टर इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का, आप लोगों ने इतना टाइम दिया और मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे जो बड़ी अहम चीज़ें थी उन पर रोशनी डाली। नाज़रीन, इसी के साथ बड़ी अहम चीज़ है ज़ायबितीज़ और रमज़ान के हवाले से, क्योंकि हम सब का फ़र्ज़ है कि हम रमज़ान हमारे लिए एक सीखने का सबक है। अगर कोई प्री डायबिटिक है और उसको डायबिटीज़ से निजात चाहता है, वो 12 घंटे की फ़ास्टिंग बड़ी अहम होती है। अगर वो अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल कर लेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसको निजात मिल सकती है इस मर से, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का साथ है आपका। अगर आपको ज़ायबिटीज़ हो गई है तो आपने अद्वियात लेनी है, लेकिन कंट्रोल करना है। ये नहीं कि ये बहुत ख़तरनाक है या बहुत जानलेवा है, हो गया है तो आप टेंशन में आ जाएं। नहीं, अगर आप कंट्रोल अच्छा रखें तो आप इजीली अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। लेकिन रमज़ान हमारे लिए सीखने का सबक है। वो मरीज़ जो रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए बड़ा अहम है अपने डॉक्टर से ज़ाहिर सी बात है हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद उनका विज़िट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर्स बता सकते हैं वो आप ख़ुद नहीं कर सकते। कभी होता ये है कि आपने शरबत ज़्यादा ले लिया, आपने ख़ुद एडजस्टमेंट कर ली दवा की, या यूनिट ज़्यादा बढ़ा लिए, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपने डॉक्टर से रुजू करना रोज़ों के दरमियान बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अपनी शुगर का टेस्ट करना, ख़ास तौर पे अगर आप 7 दफ़ा नहीं कर सकते, आप 5 दफ़ा कर लें, आप 3 दफ़ा करना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे इंसुलिन जो पेशेंट लगाते हैं उनके लिए, या जो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है वो फिर भी रोज़ा रख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना शुगर का चार्ट ज़रूर बनाएं और अपने डॉक्टर्स के पास जब विज़िट करें तो वो चार्ट लेके लाजमी जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बड़ी अहम है। अगर आपने रोज़ा तोड़ दिया है हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, तो आपको एक ही रोज़ा क़ज़ा रखना है, वो आपका कंसीडर नहीं होता कि आपने इतने रोज़े रखने हैं। तो बड़ा अहम है ज़िंदगी के लिए। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ग़िज़ा के हवाले से बात करेंगे कि ज़ायबिटीज़ के मरीज़ क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ये भी बड़ी अहम चीज़ें हैं, क्या वो वर्जिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।